प्रतीक, जो कि एक सीधा साधा लड़का था, उसको खुद के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब वो सिर्फ 2 साल का था तभी उसकी मम्मी ये दुनिया छोड़ के जा चुके थे। एक कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया था। उसका पापा मिस्टर राघव आहूजा शहर के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन थे, पर वो अपने बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर लिए थे। और प्रतीक की जो स्टेप मदर थे वो प्रतीक से प्यार तो करते थे, उसका ख्याल भी रखना चाहते थे, पर उसके पापा के चलते वो ज़्यादा प्रतीक का टेक केयर नहीं कर पाते थे। ऊपर से स्कूल में चुपचाप रहने की वजह से कोई उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। कुछ शरारती लड़के तो हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहता था। सिर्फ उसका एक ही दोस्त था जिसका नाम था रमेश। वो प्रतीक का बेस्ट फ्रेंड भी था, पर पिछले साल ही वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया था उसका पापा का काम के वजह से। धीरे धीरे प्रतीक का खुद के ऊपर से विश्वास उठता ही जा रहा था। आई कैन नॉट लिव एनी मोर, वो अक्सर खुद से बात करते हुए ये बोलता रहता था। बहुत बार तो वो सुसाइड करने का भी कोशिश किया था, पर डर और ओवर थिंकिंग के वजह से वो कर नहीं पाया था। ओए छोटू, बॉल पास कर जल्दी। प्रतीक एक दिन अपने स्कूल के लंच ब्रेक में ऐसे ही प्लेग्राउंड का एक रॉक में बैठा हुआ था। तब एक फुटबॉल उसके माथे पे आके लगता है और वो बॉल जहाँ से आया था उस तरफ देखता है तो उसको सूरज नजर आते हैं ये बात बोलते हुए। सूरज प्रतीक के साथ में ही सेम क्लास में पढ़ता था, दिखने में बहुत अच्छा था। उसका गुड लुकिंग के बारे में स्कूल की जितनी भी लड़की थी सब बात करते थे जैसे कि उसका दीवाना हो। सिर्फ एक लड़की को छोड़ के, नेहा, जो कि प्रतीक को पसंद करती थी। पर प्रतीक का खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना होने के वजह से वो कभी नेहा को अपना दिल की बात बोल ही नहीं पाया था। तुम लोग क्या थोड़ा धीरे नहीं खेल सकते हो? प्रतीक सूरज से कहता है। ओ भाई, ये फुटबॉल है, इस गेम में दौड़ना पड़ता है, बॉल को जोर से हिट करना पड़ता है, और किसी ने अनजाने में अगर दूसरा जगह हिट कर दिया तो वो बॉल कहाँ जाके गिरेगा या फिर कहाँ जाके लगेगा वो किसी को पता नहीं होता। और वैसे भी तुझे कैसे पता होगा? तू तो कभी फुटबॉल खेला ही नहीं, यहाँ तक कि फुटबॉल को कभी छू के भी नहीं देखा। हमेशा इधर उधर घूमता रहता है अकेला पागलों की तरह। अब जल्दी से बॉल वापस कर, और अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है ना तेरे को तो कहीं और जाके बैठ। सूरज प्रतीक को जवाब देता है। प्रतीक बिना कोई बहस किए सूरज को उसका बॉल वापस कर देता है और अपना क्लासरूम में चला जाता है। लूजर कहीं का, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। सूरज और उसके दोस्त लोग ये बोल के थोड़ा हंसते हैं और फिर से खेलने लग जाते हैं। कुछ देर बाद टिफिन का ब्रेक खत्म हो जाता है और क्लास शुरू हो जाता है। समीर, सिर्फ खड़े रहने से खुद कुछ नहीं होने वाला। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो। वेंकट सर, जो कि हिस्ट्री के टीचर थे, वो क्लास में समीर नाम का एक लड़का से एक सिलेबस का सवाल पूछे थे। वेंकट सर स्कूल का सबसे स्ट्रिक्ट टीचर माने जाते थे। सब स्टूडेंट्स उनसे डरते थे। अब वैसे वो सर, मैंने पढ़ाई नहीं किया है सर। समीर डर डर के जवाब देता है। इधर आओ। वेंकट सर समीर को बुलाते हैं। समीर भी नर्वसली सर के सामने जाते हैं। अपना हाथ आगे करो। समीर से वेंकट सर अपना हाथ आगे करने को कहते हैं। नहीं सर, इस बार माफ़ कर दीजिए सर, इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार से मैं सब पढ़ाई करके आऊँगा। वो दरअसल इस बार मेरी दादी की तबीयत खराब थी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ उन्हें देखने के लिए गया था। समीर जवाब देता है। तभी वेंकट सर बिना कुछ कहे समीर को एक जोरदार स्केल का हिट मारता है। आउच! समीर दर्द से चिल्लाता है।
मैंने कहा अपना हाथ आगे करो। सर गुस्से से बोलते हैं। तभी समीर के पास और कोई चारा भी नहीं था, वो अपना हाथ आगे कर ही देता है और फिर तड़ाक करके एक जोर सा आवाज होता है स्केल से हाथ से टकराने का, और समीर अपना हाथ पकड़ के रोने लग जाता है। अपना दूसरा हाथ आगे करो। वेंकट सर बिना कोई इमोशन के कहते हैं। समीर पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर उसके पास और कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए वो अपना दूसरा हाथ भी आगे कर देता है। सर वैसे ही दूसरे हाथ पर मारते हैं जैसे वो पहले हाथ पर मारे थे, और फिर समीर को क्लास से निकाल देते हैं और उसको कहते हैं कि अपना दोनों हाथ ऊपर करके क्लास के बाहर खड़े हो जाए। समीर भी ऐसा ही करता है। वो क्लास से बाहर जाता है और रो रो के अपना दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। वेंकट सर फिर और भी 3 से 4 लड़कों को पढ़ाई नहीं करने की वजह से बाहर निकाल देते हैं और हिस्ट्री का न्यू चैप्टर शुरू करने लगते हैं। देखते ही देखते 40 मिनट कब पार हो चुका था किसी को पता नहीं था। तुमसे मैंने कोई सवाल क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उसका जवाब नहीं दे पाओगे, वेंकट सर प्रतीक से कहते हैं। मैं सच में तंग आ चुका हूँ तुम्हें मार मार के, बाहर निकाल निकाल के, सजा दे दे के। तुम्हारे पापा बोलते हैं कि तुम्हारे साथ मैं जो इच्छा करूँ, मगर उनको नहीं बोलूँ तुम्हारे बारे में। और तुम्हें भी मालूम है कि सिर्फ तुम 12th स्टैंडर्ड तक इसीलिए आ पाए हो क्योंकि एक्स्ट्रा फीस दिए थे तुम्हारे पापा हर साल, और शायद इसके वजह से तुम कॉलेज भी प्रमोट हो जाओगे। लेकिन बेटा इसका फायदा क्या है? देखो प्रतीक, मैं एक ही बात बोलूँगा कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, बीती हुई कल को भूल जाओ, आगे बढ़ना सीखो, चेंजेस लाओ खुद के ऊपर, उसी में तुम्हारा भलाई है। वेंकट सर ये बोल के अपने दूसरी क्लास में चले जाते हैं। आज के दिन वो प्रतीक से कुछ अलग से ही पेश आए थे, जो कि प्रतीक को समझ आ गया था, लेकिन उसका वजह नहीं समझ आया था। स्कूल छुट्टी होने का बेल बजता है और 3 पीरियड खत्म होने के बाद, और जैसे ही बेल बजता है सारे स्टूडेंट्स अपना घर जाने लगते हैं। छोटे साहब आइए बैठिए। गोविंद काका, जो कि प्रतीक के घर का ड्राइवर थे, वो रोज की तरह आज फिर प्रतीक को लेने के लिए आए थे। नहीं गोविंद काका, आज मेरा मन नहीं है गाड़ी में जाने का, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, प्रतीक गोविंद काका से कहता है। अरे ऐसे कैसे छोटे साहब, आपको मालूम है ना कि घर कितना दूर है। लाइए मुझे अपना बैग दीजिए और गाड़ी में बैठिए। गोविंद काका प्रतीक को बहुत दिन से जानते थे क्योंकि वो बहुत ही पुराना ड्राइवर थे। उनको प्रतीक के बारे में और उसका सिचुएशन के बारे में, उसका हालत के बारे में सब कुछ मालूम था। वो जैसे ही इसके बारे में सोचते थे उनको दुख आ जाता था, और वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, इसीलिए वो प्रतीक को सिंपैथी के साथ देखते थे। प्रतीक ने जब भी कहा कि वो अकेले पैदल घर जाना चाहता है, तभी वो प्रतीक को गाड़ी में बैठाने के लिए मनाना चाहते थे। नहीं काका, आज मैं थोड़ा अकेले बाहर रहना चाहता हूँ, और आप चिंता मत कीजिए, मैं घर आ जाऊँगा। आप बस मम्मी को बोल दीजिएगा कि मेरा घर आने में थोड़ा देर होगा, नहीं तो फिक्र करने लगेंगे। ये बोल के प्रतीक चलना शुरू कर देता है। गोविंद काका प्रतीक को मनाना तो चाहते थे, पर वो मना नहीं पाए, इसीलिए वो भी गाड़ी लेकर घर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद प्रतीक एक लड़की से टकराता है, क्योंकि वो अपने ही ख्याल में खोया हुआ था और अपने सामने आने वाली लड़की को वो नोटिस ही नहीं किया था। सॉरी नेहा, मैंने तुम्हें आते हुए देखा नहीं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। इट्स ओके, नेहा प्रतीक से कहते हैं।
ठीक है फिर मैं चलता हूँ। प्रतीक ये बोल के जाने लगता है। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? नेहा प्रतीक से पूछती है। क्या? प्रतीक बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। तुम आज पैदल क्यों जा रहे हो? नेहा पूछती है। वो मैं प्रतीक कुछ बोल पाता उससे पहले नेहा फिर से पूछती है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? वो एक्चुअली मुझे अकेले बाहर घूमना था और खुद के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, इसीलिए मैं आज गाड़ी से नहीं आ पाया। गाड़ी से मैं नहीं गया। तुम ज्वाइन करती तो अच्छा लगता, बट आई एम सॉरी नेहा। ये बोल के प्रतीक जाने लगता है। ऐसा कितना दिन चलेगा? तुम कब तक ऐसे ही रहोगे प्रतीक? प्लीज खुद को बदलने का कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम कर पाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नेहा प्रतीक को जाते हुए देखते देखते खुद में ही बड़बड़ाती है और फिर अपने रास्ते में चलने लगती है। स्कूल से घर तक आने का आधा रास्ता पार करने के बाद प्रतीक को रोड का बिग टीवी में एक साइको साइंटिस्ट अश्वथ सिंह नाम का जेल से फरार होने का न्यूज़ दिखता है। ये देख के प्रतीक के साथ साथ शहर का सारे लोगों को चिंता होने लगता है, क्योंकि अश्वथ सिंह बहुत ही खतरनाक था। वो एक पागल साइंटिस्ट था जिसका मकसद था पूरे दुनिया पर अपना कब्जा जमाने का। पर उसकी वाइफ एक दिन उसका सारा गलत प्लान के बारे में जान गए थे और उसको पुलिस के हवाले कर दिए थे। उसको स्पेशल सिक्योरिटी लॉक के साथ बांध के बहुत ही कड़ी गार्ड और डिफेंसेस के साथ रखा गया था। उस पर 2 मर्डर का भी केस था, इसीलिए उसको फांसी की सजा सुनाया गया था, जो कि 4 दिन बाद ही था। और आज वो जेल से भाग गया था। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उससे सारा हथियार लेने के बाद भी, उसको इतना कड़ी सिक्योरिटी के साथ रखने के बाद भी वो कैसे जेल से भागने में कामयाब हुआ। प्रतीक इसके बारे में ही सोचते सोचते एक शॉप में जाता है। वो बहुत प्यासा था क्योंकि उसके पास पानी नहीं था, इसीलिए वो एक पानी का बोतल खरीदता है और पानी पीता है। और उसके साथ साथ वो एक छोटा कोल्ड ड्रिंक का कैन भी खरीदता है। वो जब अपना घर से सिर्फ कुछ ही दूरी में रह गया था, तब वो उस कोल्ड ड्रिंक का कैन को खोलता है और कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। 10 मिनट के बाद ही वो अपना घर पहुंच जाता है। आ गए बेटा। जैसे ही गोविंद ने बोले कि तुम आने में देर करोगे, वैसे ही मुझे चिंता होने लगा बेटा। मैं तुम्हारे ही बारे में अभी सोच रही थी। तुम ठीक हो ना? प्रतीक की स्टेप मदर उससे पूछते हैं। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चिंता मत कीजिए, प्रतीक जवाब देता है। ठीक है बेटा, तुम फ्रेश होके आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, प्रतीक की मम्मी प्रतीक से कहते हैं। प्रतीक भी अपना रूम में जाके कपड़े चेंज करके थोड़ा फ्रेश होके खाना लेने आ जाता है। उसका पापा का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि वो अपना रूम में ही खाना खाए, इसीलिए उसकी मम्मी भी कुछ नहीं कर सकती थी। जल्दी से खा के सो जाना, ठीक है बेटा, मम्मी बोलती है। प्रतीक भी हाँ में सर हिला देता है और खाना लेके अपना रूम चला जाता है। उसकी मम्मी को यह सब के वजह से थोड़ा आंसू आ जाता है आंख में, पर वो खुद को रोने से रोक लेते हैं। उसने खाना खा लिया। प्रतीक के पापा मिस्टर आहूजा एक बहुत ही बिजी आदमी थे और अपना काम के चलते वो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, इसीलिए ऑलमोस्ट सभी दिन की तरह आज भी उनका घर आने में देर हो गया था। इसीलिए वो अपनी वाइफ से खाना खाते हुए ये बात पूछते हैं। हाँ, खाना भी खा लिया और सो भी गया। मिसेस जानवी आहूजा, जो कि मिस्टर राघव के दूसरे वाइफ थे, वो जवाब देते हैं। ठीक है, ये बोल के
मिस्टर आहूजा अपना खाना फिनिश करता है और सोने चले जाते हैं। उनके दोनों आंखें जैसे कुछ ना बोल के भी सब कुछ उनके अंदर का बात बोल दे रहे थे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। रात बीतने के बाद ही मिस्टर राघव आहूजा अपने काम को लेके बिजी हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते ही वो अपने मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। प्रतीक भी उठ के नहा धो के अपनी मम्मी के हाथ का ब्रेकफास्ट खा के रेडी होके स्कूल के लिए निकल जाता है। अरे छोटे साहब रुकिए, हम आते हैं, गोविंद काका प्रतीक को आवाज लगाकर बोलते हैं। अभी छोड़ दीजिए काका, लेने आ जाना। प्रतीक जवाब देके स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। आज प्रतीक बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। उसके बात करने का तरीका जैसे पूरा बदल गया था। गोविंद काका ये देख के थोड़ा हैरान तो हुए पर बहुत खुश हुए थे। बस भगवान हमारे छोटे साहब को ऐसे ही खुश रखिएगा। गोविंद काका भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने काम में चले जाते हैं। प्रतीक का ये चेंजेस उसकी मम्मी भी नोटिस किए थे, इसीलिए उनका मन भी खुशी से भर गया था। मुझे मालूम नहीं कि यह चमत्कार कैसे हुआ और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस मैं अपने बेटे को ऐसे ही हमेशा के लिए खुश देखना चाहती हूँ। मिसेस आहूजा भी गोविंद काका की तरह प्रार्थना करते हैं। उनकी आंख में अभी खुशी के आंसू थे। थोड़ा ही देर बाद वो भी अपने काम में लग जाते हैं, घर का जितना भी सारा काम है। प्रतीक अब स्कूल से बस 5 मिनट के दूर में ही रह गया था। ठीक तभी उसको अपना माथे में बहुत ज्यादा एक दर्द महसूस होता है और वो रोड का एक साइड में जाके अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। ये क्या हो रहा है मुझे? प्रतीक को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है। तभी उसको एक विजन आता है जहां एक बड़ा घर के सामने 2 अजीब तरह के दिखने वाले रोबोट्स खड़े हुए थे और मिसेस सिंह को मारो, मिसेस सिंह को मारो, मिसेस सिंह को खत्म करो, मिसेस सिंह को खत्म करो, ये बात बोले ही जा रहे थे। मिसेस सिंह, कहीं ये अश्वथ सिंह की वाइफ तो नहीं जो कि उनको अरेस्ट करवाए थे? मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। प्रतीक ये सोच के तुरंत ही वो जगह पहुंच जाता है जिस जगह का उसको विजन आया था। वो देखता है कि दोनों रोबोट्स अपने हाथ को ब्लास्टर में बदल देता है और वो घर की तरफ बढ़ने लगता है। क्या करूं? प्रतीक सोचता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाता, उसको मिसेस सिंह की जोर से चीखने की आवाज आती है। कौन हो तुम लोग? मिसेस सिंह बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो दोनों रोबोट्स मिसेस सिंह के बात का कोई जवाब नहीं देता और उनके तरफ अपना ब्लास्टर एम कर देते हैं। प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे वो ब्लास्टर्स के सामने आ जाते हैं और रोबोट्स तभी फायर कर देता है। प्रतीक को लगा था कि वो मर चुका है, पर जैसे ही वो अपने बॉडी की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है। उसकी बॉडी एक कैन की तरह सख्त बन चुका था और वो बुलेट्स जो कि ब्लास्टर से किया गया था वो डिफ्लेक्ट हो गया था। वो दोनों रोबोट्स प्रतीक को देखता रहता है और अपने हाथों को चाकू में बदल देता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। प्रतीक भी बिना कुछ सोचे समझे दोनों से भिड़ जाता है और फिर फाइट शुरू हो जाता है 2 रोबोट्स और प्रतीक के बीच में। यह सब देख के मिसेस सिंह बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो एक जगह छुप जाते हैं। प्रतीक थोड़ा जख्मी हो गया था पर वो हार नहीं माना था। वो एक रोबोट के चेहरे पे जोरदार पंच मारता है और फिर
एरर 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 ये बोल के वो रोबोट का सिस्टम बंद हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तभी दूसरी रोबोट प्रतीक के बॉडी में चाकू घुसाने के लिए आगे बढ़ता है और उसका बॉडी में चाकू घुसाने का कोशिश करता है, पर प्रतीक उसके चाकू को पकड़ के उसी के बॉडी में घुसा देता है और फिर पहला रोबोट के ही तरह दूसरे वाले का भी हाल होता है। प्रतीक अपना नया पावर को लेके बहुत एक्साइटेड था। वो नोटिस करता है कि उसका चेहरा एक कैन का शेप ले लिया है, इसीलिए उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। कौन हो तुम? मिसेस सिंह, जो कि अभी तक छुपे हुए थे, वो प्रतीक से बाहर आके पूछते हैं, आप मुझे कैन मैन बोल सकते हैं? प्रतीक जवाब देता है, थैंक यू सो मच कैन मैन। मुझे मालूम नहीं कि मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं तुम्हारी कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम अगर आज नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और मुझे ये भी मालूम है कि ये रोबोट्स किसने भेजे थे। मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने ये रोबोट्स भेजे थे मुझे मारने के लिए। मिसेस सिंह बोलते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये अश्वथ सिंह का ही काम है। प्रतीक जवाब देता है, आप मेरे साथ आइए। आपको ये घर में अकेला रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ, वहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रतीक मिसेस सिंह से कहता है और मिसेस सिंह भी मान जाते हैं। मिसेस सिंह को पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद प्रतीक देखता है कि वो वापस अपना नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। क्या था ये? क्या मैं सच में एक सुपर हीरो बन चुका हूं? प्रतीक को अभी थोड़ा देर पहले जो हुआ वो बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद प्रतीक अपने पावर्स को बाद में आजमाने का और फिलहाल के लिए स्कूल जाने का डिसीजन लेता है। कैन मैन, इसका न्यूज़ जैसे आग के तरह चारों तरफ फैल जाता है। हर एक जबान पे सिर्फ एक ही नाम था, वो था कैन मैन। अब ये कैन मैन कौन है? उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे काम में दखल देने का? चाहे यह जो भी हो, अपना मौत को इसने दावत दे दिया है। अब इसे भी खत्म करूंगा और पूरी दुनिया पर कब्जा जमाऊंगा। मैं हूं अश्वथ सिंह, दुनिया का सबसे अच्छा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा साइंटिस्ट। तुरंत, बहुत ही जल्द सारी दुनिया देखेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। हा 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 हा। अश्वथ सिंह एक अननोन अंडरग्राउंड जगह पे अपने लैब पे बैठ के ये न्यूज़ देखते देखते कहते हैं ये बात। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है अभी। वो जहाँ था वो सबके लिए अननोन था।